आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। फिर उसने सुना कि आरव बेपरवाही से कह रहा था, न सिर्फ मैं उससे मिला हूं, बल्कि उसने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए मेरे सामने सिर झुकाया है। जब आरव के शब्द सुने गए तो सिर्फ रजत ही नहीं, बंगनी महल के सभी शिष्य आक्रोश से भर गए। उन्हें लगा कि ये आरव महामहिम पवन सम्राट का अपमान कर रहा है। एक छोटा सा 10 राज्य संगठन का शिष्य कैसे महान और शक्तिशाली पवन सम्राट को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। रजत की अभिव्यक्ति बहुत ही बदसूरत हो गई और उसने एक ठंडी घुरघुराहट के साथ कहा, आरव, तुम मेरी आधार रेखा को चुनौती दे रहे हो। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ रंग नहीं दिखाऊंगा तो तुम हमेशा के लिए दर्द नहीं जान पाओगे। आओ अनुयायी, इंद्रजीत को मेरे लिए यहां लाओ और उसे मार डालो। बंगनी महल के संप्रदाय के गुरु को बात करने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने यहां सब कुछ रजत के लिए छोड़ दिया। रजत के आदेश के तहत इंद्रजीत को 2C डाइवर्जन क्षेत्र मार्शल कलाकारों द्वारा बहुत जल्दी गठन के सामने लाया गया। इंद्रजीत के चेहरे पर अभी भी बर्फीली ठंडक थी और उसे 2 मार्शल कलाकारों ने धक्का दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हट था। जब आरव ने स्थिति देखी तो उसका चेहरा बदल गया और उसने कहा, रजत, मैं पहले ही बाहर आ चुका हूं, तुम्हें और क्या चाहिए? रजत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, महामहिम, पवन सम्राट एक सर्वोपरि अस्तित्व है। तुम वास्तव में उन्हें बदनाम करने की हिम्मत करते हो। यह तुम्हारे द्वारा उन्हें बदनाम करने का परिणाम है। जैसा कि उसने कहा, रजत ने एक काटने की क्रिया की। एक मार्शल कलाकार ने अपना हाथ उठाया और अपनी भौहों को सिकोड़े बिना ही अपना ब्लेड नीचे कर दिया। इंद्रजीत की ऐसे ही मृत्यु हो गई। आरव क्रोध से लाल हो गया था। स्पष्ट रूप से उसने नहीं सोचा था कि रजत वास्तव में लोगों को सीधे मारने के लिए इतना निर्णायक होगा। रजत ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन इस बार चंद्रकांत को लाया गया। आरव, मुझे लगता है कि तुम अभी भी ये नहीं समझ पाए हो कि अभी पहल कैसे किया जाए। रजत ने गर्व भरी नजर से आरव की ओर देखा। आरव के हावभाव बहुत ही भद्दे थे और उसने ठंडी खर्राटों के साथ कहा, रजत, ज्यादा दूर मत जाओ। हाँ, जब तुमने हमारे 3 बड़े बुजुर्गों को काटने के लिए ग्रैंड एरे का इस्तेमाल किया तो तुमने इस तरह के शब्द क्यों नहीं कहे? मुझे वास्तव में कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक प्रदर्शन करने के लिए ग्रैंड एरे पर भरोसा कर सकते हो। ईमानदारी से कहूं तो अगर मुझे यह अनुमान न होता कि तुम वापस आ गए हो तो मैं वास्तव में संप्रदाय के गुरु को ऐसे उपायों का उपयोग करने की सलाह देने की हिम्मत नहीं करता। मुझे लगता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ तुम शायद निष्क्रिय होकर नहीं देखते जब उनमें से कुछ तुम्हारे सामने मर गए, है ना? हाँ। खुद पर गर्व करने के बारे में बात करते हुए रजत लगातार बेतहाशा हंसता रहा। रजत, मुझे वास्तव में पछतावा है कि मैंने तुम्हें उस समय रहस्यवादी क्षेत्र में नहीं मारा। आरव ने दांत पीसते हुए कहा, इस दुनिया में पछतावे के लिए कोई दवा नहीं है। अगर तुम मुझे उन भव्य सरणियों से आगे नहीं लाते तो मेरे पास 6 एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे को तोड़ने का कोई तरीका नहीं होता। मेरे भयंकर आंधी दुनिया के आदिवासियों के लिए एक बार फिर लोगों की नजरों में आने में सक्षम होना, यह वास्तव में तुम्हारा धन्यवाद है। रजत जितना ज्यादा बात करता गया उतना ही ज्यादा खुश होता गया। जिस बारे में बात करते हुए रजत को भी आरव के हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा और वो कई बार आरव के हाथों लगभग मरने वाला था। अब जब वो आखिरकार आरव से बदला ले सकता था तो रजत भी अपने दिल में मौजूद संकोच से अतुलनीय रूप से मुक्त था। आरव के उस चेहरे को देखकर, जो बर्तन के तले की तरह काला था, रजत को पूरी तरह से संतुष्टि महसूस हुई। तो बात करो, ग्रैंड एल्डर को जाने देने से पहले तुम क्या शर्तें चाहते हो? आरव ने कहा। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आसान है। जब तक तुम संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य सरणी को हटा देते हो और मेरे बंगनी महल के सामने आत्मसमर्पण कर देते हो, मैं उनकी जान बख्श सकता हूं। आरव के हावभाव बदल गए और उसने तुरंत मना कर दिया, यह असंभव है, सपने देखते रहो। रजत ने एक मनोरंजक भाव से कहा, क्या ऐसा है? जैसे ही उसने कहा, रजत का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और तभी एक फुहार सुनाई दी। चंद्रकांत का भी सिर धड़ से अलग हो गया। हॉल हेड चंद्रकांत। आरव ने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि रजत वास्तव में लोगों को बिना पलक झपकाए इस तरह से मार देगा। जैसा कि उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? रजत ने आरव की ओर देखा और मजाक करते हुए कहा,
वो आरव के स्वभाव को जानता था। यही वजह थी कि उसने आरव को मजबूर करने के लिए इतने कठोर उपाय की। पहले 2 को सीधे मार दिया गया, लेकिन आगे वो स्वाभाविक रूप से इसे धीमा कर देगा। जब तक उसके हाथ में अभी भी एक व्यक्ति था, तब तक उसे डर नहीं था कि आरव कार्रवाई करते समय पीछे नहीं हटेगा। जब तक आरव ने भव्य व्यू को हटा दिया, तब तक पूरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय का विनाश होने के बराबर था। या हो सकता है आरव खुद भव्य व्यू से बाहर चले गए हों। रजत का मानना था कि जब तक इस संप्रदाय की रक्षा करने वाले भव्य व्यू पर आरव की अध्यक्षता नहीं होगी, तब तक ऋषिकेश की ताकत के साथ वो निश्चित रूप से इसे आसानी से भेज सकता है। उसे जो करना था वो था आरव की मनस्थिति को स्तब्ध करना और आरव को अपना सामान्य निर्णय खोने देना। अब उसकी योजना मूल रूप से आधी सफल हो चुकी थी। आरव की आंखें अब उग्र थी, सामान्य रूप से उस तरह की शांत और संयमित भावना से बहुत दूर। इस समय रजत ने फिर से अपना हाथ हिलाया। इस बार जो सामने आया वो वास्तव में सांप्रदायिक गुरु पुरुष स्वतम थे। आरव अभी भी ये करना चाहते हैं? रजत ने शांत भाव से कहा। वर्तमान रजत एक सम्राट की तरह था, जिसने सभी जीवन को अनदेखा कर दिया। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के उच्च सोपान के जीवन और मृत्यु की शक्ति को अपने पास रखा। आरव का वर्तमान रंगरूप पहले से ही बहुत उदास था। उसने एक एक शब्द कहा, तुम रजत मौत को आमंत्रित कर रहे हो। जैसे ही उसने कहा, आरव 10 राज्य संगठन संप्रदाय के संप्रदाय से बाहर चला गया, उसी तरह भव्य रूप से रक्षा करते हुए, पूरे आकाश को भरने वाले फूलों की पंखुड़ियों को साथ लेकर। यह दृश्य देखकर राजत घबराया नहीं, बल्कि प्रसन्न हुआ। यद्यपि वो आरव के आक्रमणों की शक्ति से घबराया हुआ था, लेकिन यहां भगवान संप्रदाय गुरु के रहते हुए आरव उसका क्या कर सकता था? ये आरव अंततः इसे सहन नहीं कर सका और स्वयं ही भव्य व्यू से बाहर चला आया। आरव की आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से वश में हो गया हो। हजार प्रवाहित पंखुड़ियां धीरे धीरे राजत के पास पहुंचते हुए एक आत्मा को झकझोर देने वाली निवारक शक्ति ले जा रही थी। ऋषिकेश ने आरव और राजत की बातचीत को भाव शून्यता से देखा, जब तक कि इस क्षण तक उसकी आंखों में अत्यधिक आश्चर्य नहीं दिखा। इस चाल की शक्ति बहुत प्रबल थी। रजत के मुंह से सुनने के बाद इस प्रतिभा को देखने का ऋषिकेश का पहला अवसर था। जब उसने उसे पहली बार देखा था, तब भी वो आरव में कोई असाधारण पहलू नहीं दिखा था। लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो ऋषिकेश को आखिरकार समझ में आ गया कि रजत का आरव के बारे में मूल्यांकन बहुत अधिक नहीं था। यह वास्तव में बहुत कम था। सिर्फ इस चाल के आधार पर आरव सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में किसी भी तरह से बेजोड़ था। फिर भी ये युवक सिर्फ प्रथम स्तर का सीसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र था। ऐसी प्रतिभा, ऐसी युद्ध शक्ति, ये तब तक भारी थी जब तक कि लोगों को घुटन महसूस न होने लगे। हालांकि ऋषिकेश के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान की झलक दिखाई दी। आरव पहले से ही भव्य व्यू के अंदर खड़ा था। ऋषिकेश भव्य व्यू से सावधान था, इसलिए वो पूरे समय बगल से देखता रहा। अब जब आरव पहले ही भव्य व्यू की रक्षा करते हुए संप्रदाय से बाहर चला गया था, तो ऋषिकेश को अब किसी बात का डर नहीं था। रजत बंगनी महल के कनिष्ठ पीढ़ी के बीच एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस बार भयंकर आंधी दुनिया में जाकर और महामहिम पवन सम्राट की कृपा पाकर उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। लेकिन इस तरह भी वो आरव के मुकाबले में नहीं था। ऋषिकेश स्वाभाविक रूप से आरव को रजत को मारते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने कार्रवाई की। आरव पहले से ही रजत के करीब था। रजत के लिए आश्चर्य इससे अधिक नहीं हो सकता था। उसने बहुत दबाव महसूस किया। प्रथम स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का हमला वास्तव में उसे बहुत दबाव दे सकता था, लेकिन रजत ने कोई रक्षात्मक चाल नहीं चली। वो जानता था कि ऋषिकेश निश्चित रूप से चाल चलेगा। अब जब आरव भव्य व्यू से बाहर आ गया, उसके पास वापस लौटने का कोई मौका नहीं था। रजत, ये तुम ही हो जो मौत की तलाश में हो। मुझे दोष नहीं दिया जा सकता, आरव ने पागलों की तरह कहा। अब तक आरव सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था। सहस्त्र प्रवाही पंखुड़ियों की शक्ति एक और कदम और आगे बढ़ गई। वे भयावह उड़ती हुई पंखुड़ियां रजत की ओर बढ़ी। उसी क्षण एक भयावह महिमा अचानक उतरी। लगभग एक कटोरे के आकार की एक सफेद रोशनी आकाश से सीधे आरव के शरीर पर गिरी। आरव को चीखने का भी मौका नहीं मिला और वो इस हरकत से नष्ट हो गया। रजत ने इस दृश्य को आत्म प्रसन्नता की दृष्टि से देखा और अतुलनीय रूप से संतुष्ट था। ये आदमी आखिरकार मर गया। फिर भी ठीक उसी क्षण ऋषिकेश के चेहरे का भाव बदल गया। वो चिल्लाया, रजत, सावधान। तार्किक रूप से आरव के नष्ट हो जाने के साथ ही उसकी चालें भी तुरंत समाप्त हो जाती। फिर भी आकाश को ढकने वाली उड़ती हुई पंखुड़ियों के नष्ट होने का जरा भी संकेत नहीं था। इसके बजाय इसकी गति बढ़ गई और यह रजत की ओर बढ़ गया। जब रजत ने स्थिति देखी तो उसके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया।
ऋषिकेश को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी और वो डर के मारे पीला पड़ गया। उसका चेहरा डगमगाया और वो अपनी मूल जगह से गायब हो गया। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि देर से आने वाले सोल सागर क्षेत्र की गति तेज थी, लेकिन इस समय उसका चलना स्पष्ट रूप से पहले से ही धीमा था। फूलों की पंखुड़ियों के गुच्छों ने रजत को जल्दी से घेर लिया। संप्रदाय गुरु, मुझे बचाओ। उसने अभी अभी इस चाल की ताकत को महसूस किया था, लेकिन उसे इस चाल की भयावता का एहसास तब हुआ जब उसने इसका सामना किया। चाहे वो अपनी चालें कैसे भी चलाए, फूलों की पंखुड़ियों के अतिक्रमण को रोकने का कोई तरीका नहीं था। स्विश स्विश स्विश, पलक झपकते ही फूलों की पंखुड़ियों ने उसकी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को तोड़ दिया और उसके मांस शरीर को चीर दिया। रजत, जब तक ऋषिकेश वहां पहुंचा, रजत पहले से ही कमजोर होकर जमीन पर गिर चुका था। उसकी जिंदगी और मौत के बारे में कुछ पता नहीं था। ऋषिकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, क्योंकि वो अविश्वास में इस दृश्य को देख रहा था। उसके पहले के उस कदम ने आरव को पहले ही स्पष्ट रूप से घायल कर दिया था। इस बात को अलग रखते हुए कि आरव सिर्फ एक फर्स्ट लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ था, ऋषिकेश की चाल की आगे फर्स्ट लेवल सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ भी तुरंत नष्ट हो जाता। एक फर्स्ट लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र वास्तव में ऋषिकेश की आंखों के सामने रजत पर घात लगाने में सफल रहा, लेकिन आरव की हरकतें क्यों नहीं रुकी? ऋषिकेश ने जल्दी से अपना सिर उठाया, चारों ओर देखा, आरव की प्रोफाइल खोजने की कोशिश की। हालांकि आरव का सिलहुट कहाँ था? ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी हवा में उड़कर आया हो। इस तरह का एहसास बेहद अवास्तविक था। ऋषिकेश ने ऐसी स्थिति का पहले कभी सामना नहीं किया था। अचानक ऋषिकेश के चेहरे के भाव बदल गए। धीरे धीरे उसके सामने एक आकृति उभरी। ये वही आरव था जिसे उसने पहले नष्ट कर दिया था। आरव ने रजत की ओर एक उदासीन नजर डाली और आह भरते हुए बोला, अफसोस, मैंने अभी उस हमले में बहुत ज्यादा सार ऊर्जा खर्च कर दी। अब तुम्हें और मारने के लिए मेरे पास ऊर्जा की कमी है। और वो बूढ़ा गधा ऋषिकेश सतर्क हो गया है, इसलिए इसे ऐसा समझो कि तुम एक और जीवन जी रहे हो। फिर आरव को कुछ ही दूरी पर देखकर ऋषिकेश बहुत हैरान हुआ। आखिर आरव ने पहले उसके हमले को कैसे टाल दिया? पहले इस तरह की भावना बिल्कुल स्पष्ट थी। उसने वाकई आरव पर हमला किया था। एक प्रथम स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र ने उसके हमले को पूरी तरह से झेला और वास्तव में बिना किसी खरोंच के उसके सामने खड़ा था। यह किस तरह की स्थिति थी? ऋषिकेश स्वभाव से ही षड्यंत्रकारी और गणनाशील था। आरव को फिर से प्रकट होते देखकर उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उसने आसपास का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। आखिर समस्या कहाँ है? बेटा, तुमने ये कैसे किया? ऋषिकेश ने अचानक पूछने के लिए अपना मुंह खोला। आरव ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, ऋषिकेश की ओर देखा और उसने कहा, करना चाहता था इसलिए कर दिया। क्या तुमने हर संभावित संभावना को ध्यान में नहीं रखा? तो अनुमान लगाऊं कि मैंने ये किस तरह से किया। ऋषिकेश की भौहें तन गई। आरव के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसे किसी बात का डर नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से उसे ऋषिकेश के किसी भी कदम से डर नहीं था। रहस्यमय होने का नाटक कर रहा है, भाड़ में जाओ। ऋषिकेश ने हथेली पर हाथ मारा और आरव को फिर से मिटा दिया। यह एहसास बिल्कुल पहले जैसा ही था। उसकी आंखों के सामने आरव मृत से भी अधिक मृत था। इस बार उसे वास्तव में मर जाना चाहिए था, है ना? फिर से इधर उधर देखने पर उसे आरव की आभा का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। उसके सामने बस एक मृत शरीर पड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों ऋषिकेश को वास्तव में एक भारी बोझ से मुक्ति का एहसास हुआ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ऋषिकेश को यह आवाज सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसे पसीना आ गया। उसने अपना सिर उठाकर देखा। आरव फिर से पूरी तरह सुरक्षित खड़ा था, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। उस स्थान को भी देखा जहां कुछ देर पहले एक शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन अभी वहां कुछ भी नहीं था। तुम अभी भी कैसे जीवित हो? ऋषिकेश ने कहा और उसका चेहरा बदल गया। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। भाग्यशाली कि मेरा वर्तमान क्षेत्र अभी भी कम है, वरना इस बार 10 राज्य संगठन के हमले में तुम्हारी मौत हो जाती। अब अपने आदमियों को लेकर जल्दी से भाग जाओ। ऋषिकेश गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आखिरकार पुष्टि की कि वो पहले ही भ्रम में पड़ चुका है, लेकिन वो भ्रम में कब पड़ा? क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक के पीछे और भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है? ऋषिकेश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह भ्रम बहुत ही सजीव था। यदि आरव इस तर्कहीन अस्तित्व के लिए नहीं होते तो उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि वे एक भ्रम के शिकार हो गए हैं। आपने ये कैसे किया? आप केवल प्रथम स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में हैं। आप इस तरह की दुर्जेय भ्रमकारी संरचना कैसे बना सकते हैं? ऋषिकेश ने गंभीरता से पूछा।
एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को धोखा देना जिसका क्षेत्र उससे बहुत अधिक ऊंचा था। एक भ्रमकारी संरचना के साथ यह असंभव था। इसके अलावा यह कोई छोटा मोटा भ्रमकारी गठन नहीं था। बंगनी महल के सभी लोगों को धोखा देने के लिए एक बहुत बड़े भ्रमकारी गठन की आवश्यकता थी। एक सरणी मास्टर के लिए ऊर्जा और प्रयास की मांग और भी अधिक भयावह सीमा तक पहुंचना जरूरी थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी दिव्य संरचना संप्रदाय याद है? इस बार ऋषिकेश वास्तव में चकित था। तुम दिव्य संरचना संप्रदाय के उत्तराधिकारी हो? हाँ, तुम्हारा ऐसा सोचना भी गलत नहीं है। उस समय तुम्हारी भयंकर आंधी दुनिया को आक्रमण करने से रोकने के लिए दिव्य संरचना संप्रदाय ने पूरे संप्रदाय की शक्ति को इकट्ठा करके गुप्त मार्ग को सील कर दिया था। फिर भी तुम सबने उस सील को नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे साथ इस भव्य व्यू का उपयोग करना भी प्रतिशोध के समान है, आरव ने बेपरवाही से कहा। असंभव। यद्यपि दिव्य संरचना संप्रदाय की व्यू रचना अविश्वसनीय थी, लेकिन ऐसी कोई भ्रामक व्यू रचना नहीं थी। ऋषिकेश ने इस बारे में बहुत स्पष्ट था और उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, उस संप्रदाय गुरु ने उस समय इस व्यू रचना को समझ लिया होता तो पवन सम्राट से कोई लेना देना नहीं होता। यदि वह आने की हिम्मत करता तो उसे भी जीवित लौटने का कोई मौका नहीं मिलता। ऋषिकेश के हृदय में विस्मय की कोई सीमा नहीं थी। वो जानता था कि आरव ने जो कहा वो उचित था। ये व्यू रचना बहुत शक्तिशाली थी। वास्तव में इसने उसे, जो कि सोल सागर क्षेत्र का अंतिम चरण का महाशक्ति था, अदृश्य रूप से उसमें डूब जाने पर मजबूर कर दिया। यदि दिव्य संरचना संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने उस समय व्यू रचना के इस सेट को पूरी तरह समझ लिया होता तो महामहिम पवन सम्राट को फंसाने के लिए लोगों को पार करना भी असंभव नहीं होता। ऋषिकेश को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि एक व्यू रचना जिसे दिव्य संरचना संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी नहीं समझ पाए थे, उसे इस युवक ने अपनी आंखों के सामने वास्तव में प्रदर्शन किया। ऋषिकेश दिव्य संरचना संप्रदाय के बारे में बहुत स्पष्ट थे और उन्हें इस बात का गहरा एहसास था कि दिव्य संरचना संप्रदाय के संप्रदाय गुरु किस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनकी आंखों के सामने ये युवक कितना राक्षसी था। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। संप्रदाय गुरु और बाकियों को लंबी दूरी तय करके वापस भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब चले जाइए। आरव ने बात खत्म की और उसका चेहरा धुंधला हो गया जहां वो खड़ा था। ऋषिकेश के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो घबरा गया था। क्या यह हो सकता है कि व्यू रचना पहले ही गायब हो गई हो? लेकिन अभी की तुलना में कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। नहीं, रुको। ऋषिकेश का चेहरा बदल गया और वो 10 राज्य संगठन के कैदियों की जांच करने ही वाला था, लेकिन उसने सुना कि वहां पहले से ही बंगनी महल के शिष्य चिल्ला रहे हैं। स्काई मैपल कहाँ है? पुरुष स्वातम भी गायब हो गया, चंद्रकांत और इंद्रजीत भी। ये यहां क्या हो रहा है? मैं अभी भी उन्हें पकड़ रहा था। वे कहाँ है? सब गायब हो गए। रुको, चंद्रकांत, इंद्रजीत, क्या वे दोनों लोग पहले ही मर नहीं गए थे? ऋषिकेश ने अभी अभी रजत को उन्हें मारने का आदेश देते हुए स्पष्ट रूप से देखा। उसकी निगाहें तीव्र हो गई और अनायास ही उस ओर देखने लगा जहां पहले उन 2 लोगों का सिर काटा गया था। लेकिन वहां कोई लाश कैसे थी? खून का एक बूंद भी नहीं था। ऋषिकेश पूरी तरह से अचेत हो गया था। उसका दिमाग इस समय किसी तरह की मदहोशी में था। आखिर क्या असली था और क्या नकली? उसने अचानक जमीन पर पड़े रजत पर नजर डाली। ऐसा लगा कि बस यही असली था। संप्रदाय गुरु, क्या हुआ? एल्डर गौरव ने झिझकते हुए ऋषिकेश से पूछा। यह दृश्य बहुत ही विचित्र था। दिन के उजाले में हजारों जोड़ी आंखों के निगरानी के नीचे कैदी वास्तव में बिना किसी निशान के गायब हो गए। भागो, सबके सब कचरे हो, ऋषिकेश ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, जिससे एल्डर गौरव एक थप्पड़ से उड़ गया। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि एल्डर गौरव को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहां तक कि वो, जो कि सोल सागर क्षेत्र के अंतिम चरण के मार्शल कलाकार थे, वे भी अदृश्य रूप से भव्य सरणी में गिर गए। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एल्डर गौरव की तो बात ही छोड़िए। लेकिन ऋषिकेश अभी बहुत उदास थे और उन्हें बस अपनी भड़ास निकालने के लिए एक आउटलेट की जरूरत थी। उस समय एल्डर गौरव बेसुध होकर आगे आए। उन्हें बुरा भाग्य मिलना ही था। इसके अलावा इस तरह की चीजों के लिए किसी को दोष लेने की जरूरत थी। एल्डर गौरव इस बार कैदियों की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। अब जब कैदी चले गए थे तो जाहिर तौर पर वे सबसे अच्छे बलि का बकरा बन गए। मूर्ख, कैदियों पर नजर भी नहीं रख सकते, ऋषिकेश ने गहरी आवाज में कहा। उसके इस वार ने एल्डर गौरव को सीधे तौर पर बहुत घायल कर दिया और वो बोल भी नहीं पा रहा था। ऋषिकेश ने अपनी आंखों के सामने संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य सरणी को देखा और बहुत देर तक सोचता रहा, क्योंकि धीरे धीरे उसने कई शब्द उगल दिए। सेना, पीछे हटो। आरव बहुत असामान्य था, इसलिए ऋषिकेश में इस भव्य सरणी को चुनौती देने का साहस नहीं था। हरमन,
संबंध और विश्वास की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में थी। अगर वह संप्रदाय का गुरु भी इसमें मर जाता तो बंगनी महल का पूरा समूह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता। इसलिए ऋषिकेश ने अंत में पीछे हटने का फैसला किया। बात बस इतना ही था कि ऋषिकेश को पता नहीं था कि पीछे हटने के निर्णय के साथ उसने संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य सरणी को भेदने का एकमात्र मौका खो दिया। अभी आरव इस भव्य सरणी को बजाय रखने के लिए बहुत सार ऊर्जा खपा रहा था। अभी उसने रजत के ऊपर भी हमला किया, इसलिए उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। अभी ऋषिकेश आक्रमण करता तो आरव कुछ नहीं कर पाता। कुछ पल बाद जब स्काई मैपल, संप्रदाय गुरु और बाकी लोगों को लंबे हाथ वाले पथरीला बंदरों के कबीले द्वारा 10 राज्य संगठन के विक्ट्री पीक में ले जाया गया तो उन्हें लगा कि ये एक सपने जैसा था। मार्शल अंकल, क्या हम सपना देख रहे हैं? हम वास्तव में 10 राज्य संगठन के उपनिवेश में फिर से लौट आए हैं, संप्रदाय मास्टर ने कांपते हुए कहा। स्काई मैपल के चेहरे पर आश्चर्य भरा भाव था और उसने कहा, हाँ, ये वास्तव में एक सपने जैसा है। मैंने तो सोचा था कि इस बार हम भयानक मौत मरेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही हम वास्तव में 10 राज्य संगठन के उपनिवेश में वापस आ जाएंगे। बस वहां क्या हुआ था? जब हमें बाहर लाया गया तो उन बंगनी महल के उपनिवेश के लोगों की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं थी? ये बहुत अविश्वसनीय है। हॉल हैंड चंद्रकांत को अभी तक इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। और ये सभी बंदर, क्या हो रहा है? कुछ ही देर में वे विक्ट्री पिक के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच गए। जब कार्तिक और बाकी शिष्यों ने स्काई मैपल और बाकी लोगों को देखा तो वे तुरंत स्तब्ध रह गए। ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय गुरु, आप सभी। कार्तिक के चेहरे पर अविश्वास की भाव थी। वे अभी भी आरव के बारे में चिंता कर रहे थे। कौन जानता था कि पलक झपकते ही स्काई मैपल और बाकी लोग वास्तव में उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। इससे उन्हें बहुत ही अवास्तविक एहसास हुआ। कार्तिक, आप वास्तव में अभी भी जीवित हैं। जब हॉल हैंड चंद्रकांत ने इस सबसे बड़े शिष्य को देखा तो उसकी आंखें अनजाने में लाल हो गई और वास्तव में आंसू बहाने वाले थे। स्काई मैपल और बाकी लोग भी सदमे से स्तब्ध थे। पहले उन्होंने सोचा था कि कार्तिक, ये सभी लोग रहस्यवादी क्षेत्र में मर गए। अब वे वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित वापस आ गए। इसके अलावा उनकी ताकत में भी वृद्धि हुई थी। कार्तिक, क्या यह हो सकता है कि आपने हमें बचाया हो? हॉल हैंड चंद्रकांत ने आश्चर्य से कहा। कार्तिक ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमारे पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? इस 1 महीने से ज्यादा समय में हमारे अस्थायी लीडर भाई आरव अकेले ही पूरी स्थिति को संभाल रहा है। आरव? वो कहाँ है? हॉल हेड चंद्रकांत ने आश्चर्य से कहा। स्काई मैपल और सेक्ट मास्टर ने एक दूसरे को देखा और एक ही बात सोची, वाकई ये आरव है। दरअसल टावरिंग पीक पर उन दोनों के दिलों में पहले से ही अटकलें थी। लेकिन कार्तिक का जवाब सुनकर वे अभी भी सदमे से चुप थे। आरव वो? कार्तिक ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। वो वास्तव में नहीं जानता था कि आरव कहाँ गया। तार्किक रूप से कहें तो स्काई मैपल और बाकी लोगों को बचाने के बाद आरव को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद आरव दिखाई नहीं दिया। आरव ने बलपूर्वक ग्रेटर कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन को तैनात किया। वर्तमान में उसकी सार ऊर्जा और आत्मिक शक्ति बहुत अधिक खपत हो चुकी है और वो पहले से ही कोमा में चला गया है। इस समय सभी की नजरों में एक भव्य आकृति दिखाई दी। ये वास्तव में दीक्षा थी। हालांकि दीक्षा की शक्ल बदसूरत थी, लेकिन बार बार संपर्क में आने के बाद उसके हर काम में एक महान अनुग्रह था। 10 राज्य संगठन के शिष्य वास्तव में उसके प्रति किसी भी घृणा को जम नहीं दे सकते थे। क्या आरव, क्या वो ठीक है? स्काई मैपल ने कहा। दीक्षा ने सिर हिलाते हुए कहा, आरव ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन शायद वह इन कुछ दिनों में किसी से मिल नहीं सकता। वो आप सभी से पहले संप्रदाय के अंदरूनी मामलों को निपटाने के लिए मेरे जरिए आग्रह किया था। एकांतवास से बाहर आने के बाद वो स्वाभाविक रूप से आप लोगों से मिलेगा। ओह ठीक है, बंगनी महल संप्रदाय पहले ही पीछे हट चुका है। 10 राज्य संगठन संप्रदाय सुरक्षित है। जैसा कि उसने कहा, दीक्षा भी अपने दिल में आश्चर्यचकित थी। आरव ने लगभग हर चीज को ध्यान में रखा। अगर इस समय ऋषिकेश ने खुद इस गठन को तोड़ देता तो आरव के प्रबंधन के बिना भव्य व्यू रचना टिक नहीं पाएगी। लेकिन आरव के विचित्र तरीकों को देखने के बाद ऋषिकेश ने आसानी से गठन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और उसने वास्तव में बंगनी महल संप्रदाय के अनुयायियों को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। यह खाली किला रणनीति इतिहास में अभूतपूर्व रूप से की गई थी और इसके बाद इसे दोहराया नहीं जा सका। इन कुछ दिनों में वो लगातार आरव के साथ संरचना स्थापित करने के लिए गई थी और आरव के साथ कई बार बातचीत भी की थी। दीक्षा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आरव वास्तव में एक दुर्जय प्रतिभाशाली व्यक्ति था।
जिस दिन से आरव ने 10 राज्य संगठन संप्रदाय की रक्षा के लिए संप्रदाय की रक्षा करने वाली भव्य संरचना का उपयोग किया था, उसी दिन से उसने आज की स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। पहले 2 मध्यम चरण के सोल सागर क्षेत्र को दबंग तरीके से मारना ऋषिकेश को भयभीत करने के लिए था। ये उसे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत न करने के लिए था। ऐसी षड्यंत्रकारी रणनीति स्वर्ग को चुनौती देने वाली थी। अपनी बात समाप्त करने के बाद दीक्षा ने सभी को जाने की अनुमति मांगी और चला गया। ग्रेटर कन्फाउंडिंग संरचना का जन्म असुरा कन्फाउंडिंग संरचना से हुआ था, लेकिन यह ग्रेटर कन्फाउंडिंग संरचना की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी, जिसका उपयोग आरव ने भयंकर आंधी दुनिया में किया था। इस भव्य संरचना को स्थापित करने के लिए आरव ने 5 दिनों का समय लिया। यह गहन कलाकृति प्रोफाउंड आइस फ्लैग के उपयोग का भी परिणाम था। अंतिम डे से पहले जिस दिन दीक्षा के साथ टहल रहा था, उसे पहले आरव लगभग 4 दिन के लिए रात को कुछ घंटे तक गायब हो जाता था। यह सब ग्रेटर कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए संप्रदाय से बाहर निकालता था। आरव ने भव्य सरणी और ग्रेटर कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन की रक्षा करने वाले संप्रदाय को सरलता से जोड़ा। इसके अलावा सेटअप रेंज बहुत बड़ी थी। यह प्रोफाउंड आइस फ्लैग वास्तव में एक सर्वोच्च संरचनापात ट्रेजर था। यह वो खजाना होना चाहिए जिसे अश्विन ने आरोहण से पहले संप्रदाय के लिए छोड़ दिया था। भव्य सारणी को स्थापित करने के लिए इसका उपयोग करने से वास्तव में आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम मिला। यह प्रोफाउंड आइस फ्लैग की सहायता के कारण ही था कि आरव इस ग्रेटर कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन की स्थापना को पूरा कर सका और इसे तैनात कर सका। असुरा कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन से प्राप्त होने वाला प्रोफाउंड आइस फ्लैग और ग्रेटर कन्फाउंडिंग फॉर्मेशन ग्रैंड यान दीवान किंग अश्विनी द्वारा छोड़े गए इस निचले क्षेत्र में महजूद सर्वोच्च खजाने होने के योग्य थे। इसके अलावा इन 2 वस्तुओं को एक साथ मिलाने से वास्तव में अवर्णनीय शक्ति थी। यह ऋषिकेश को उस स्तर का विशेषज्ञ अनजाने में ग्रैंड व्यू में गिरा सकता था। आरव की वर्तमान शक्ति के साथ इस ग्रैंड व्यू को तैनात करना और बनाए रखना अभी भी बहुत बलशाली था। इसके अलावा उसने अंतिम मोड़ पर 1000 बहने वाली पंखुड़ियों का भी बलपूर्वक उपयोग किया और रजत को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इससे उसका उपभोग और भी अधिक हो गया। दीक्षा के जाने के बाद स्काई मैपल ने कार्तिक से कहा, आओ आओ कार्तिक, इन कुछ महीनों के अपने अनुभवों के बारे में मुझसे अच्छी बातचीत करो। कार्तिक ने स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया और स्काई मैपल और बाकी लोगों के लिए इस अवधि के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं को याद किया। तभी स्काई मैपल और बाकी लोगों को पता चला कि इन कुछ महीनों में किस तरह की आसमानी घटनाएं घटीं। भले ही वे इन कुछ दिनों में स्वर्गीय आकाश क्षेत्र में कैद थे, लेकिन वे पूरे समय बहुत हैरान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि बंगाली महल के समूह में इतनी ताकत कैसे थी। अब जब उन्हें पता चला कि वास्तव में भयंकर आंधी दुनिया जैसा कोई अस्तित्व है, तो उन्हें एहसास हुआ। यह सुनकर कि कैसे आरव ने वास्तव में संप्रदाय की रक्षा करते हुए 3 सोल सागर क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को मार डाला, वे तब तक चकित रह गए जब तक कि उनके जबड़े लगभग खुल नहीं गए। आरव ने अकेले अपनी ताकत से पूरे दक्षिणी क्षेत्र के पतन को रोका। क्या ईश्वरीय उपलब्धि है। कार्तिक का वर्णन सुनकर स्काई मैपल ने प्रशंसा से भरी सांस ली। वो जानता था कि आरव की प्रतिभा बहुत ऊंची है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में इतनी ऊंची होगी। जब स्काई मैपल और वे सभी बंगनी महल समूह द्वारा कैद कर लिए गए, तो उनमें से प्रत्येक ने सोचा कि दक्षिणी क्षेत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। कौन जानता था कि रास्ते पहाड़ की चोटियों के साथ घुमावदार थे और चीजें बेहतर के लिए बदल गई। एक क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र आरव वास्तव में बंगनी महल समूह को लगातार 3 बार पीछे धकेल दिया। हाँ, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास करने की हिम्मत नहीं करता। कार्तिक खुद भी भावनाओं से अभिभूत था। इस समय स्काई मैपल का चेहरा अचानक बदल गया और उसने कहा, कार्तिक, क्यों? मैं ईशान को नहीं देख रहा हूं। उसकी आवाज अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि ईशान अचानक यहां प्रकट हुआ और उत्तेजित होकर बोला, दादाजी। आरव का वार भारी नहीं था। ईशान इतनी देर में ही जाग गया। यह सुनकर कि आरव ने सबको बचा लिया है, वो पागलों की तरह यहां तक दौड़ा। स्काई मैपल को देखकर ईशान अविश्वसनीय रूप से उत्तेजित हो गया और वास्तव में आंसू बहाने लगा। जब स्काई मैपल ने ईशान को देखा तो उसके बूढ़े चेहरे पर भी आंसू बहने लगे। इन दिनों स्काई मैपल को लगता था कि ईशान रहस्यवादी क्षेत्र में नष्ट हो गया है और उसका पूरा व्यक्तित्व बहुत ही क्षीण हो गया था। अब अपने पोते को सुरक्षित और स्वस्थ वापस आते देखकर उसने अपने दिल की गांठ खोल दी। बगल में संप्रदाय के उच्च वर्ग के संप्रदाय गुरु, साथ ही शिष्य ये दृश्य देखकर रोने से खुद को रोक नहीं पाए। इस समय सभी के दिल में बहुत पीड़ा थी। संप्रदाय लगभग नष्ट हो गया है। ये सभी लोग एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बोझ उठा रहे थे। छोटी सी बातचीत के बाद स्काई मैपल ने ईशान को खींच लिया और उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे विस्मय में बदल गई।
स्काई मैपल ने पाया कि ईशान की आंखों से चमक निकल रही थी। वहां खड़ा ईशान बिल्कुल म्यान में रखी तीखी तलवार की तरह लग रहा था, जो पहले से बहुत अलग लग रहा था। ईशान, तुम? स्काई मैपल ने आश्चर्य से कहा। ईशान शर्माते हुए मुस्कुराया। वो अपनी तुरही नहीं बजा पाया। लेकिन कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय के मास्टर, ईशान ने पहले ही एक सच्चे इरादे को समझ लिया है। हमारे 10 राज्य संगठन के संप्रदाय को पुनरुत्थान की उम्मीद है। स्काई मैपल और संप्रदाय के मास्टर की निगाहें ईशान को अविश्वास से देखते हुए बदल गई। ईशान, क्या आपके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक ने जो कहा वो सच है? स्काई मैपल ने चौंकते हुए कहा। ईशान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। स्काई मैपल और संप्रदाय मास्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे ये झटका एक सुखद आश्चर्य में बदल गया। हाँ, अच्छा, 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 सच में स्वर्ग ने मेरे 10 राज्य संगठन को नहीं छोड़ा है। ये सोचना कि मेरा 10 राज्य संगठन एक आपदा से सौभाग्य प्राप्त कर सकता है और वास्तव में लिटिल ईशान को एक सच्चे इरादे को समझने दे सकता है, स्वर्ग ने वास्तव में अपनी आंखें खोल दी है। स्काई मैपल ने लगातार 3 बार गुट कहा। यह देखा जा सकता था कि वो अपने दिल में कितना खुश था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने एक जूनियर को जन्म दिया जिसने एक सच्चे इरादे को समझ लिया था, और ये जूनियर तो उसका सीधा पोता ही था। ग्रैंड एल्डर ने इस बारे में गलत कहा। इसका स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरह से आरव की वजह से एक सच्चे इरादे को समझ सका, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। स्काई मैपल और बाकी लोग दंग रह गए और उत्सुकता से खुद को रोक नहीं पाए। ये फिर से आरव क्यों था? ईशान ने आरव द्वारा तलवार के अक्षरों को उकेरने की घटना को याद किया, जिससे स्काई मैपल और बाकी लोग बहुत देर तक अवाक रह गए। भयंकर आंधी दुनिया में सेंट्रल कैपिटल के शाही महल की गहराई। एक मार्शल आर्टिस्ट काले वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठा था, जबकि दूसरा व्यक्ति उसके सामने झुका हुआ था। अगर यहां लोग होते तो उनके जबड़े निश्चित रूप से सदमे में जमीन पर गिर जाते। महान पवन सम्राट देवव्रत वास्तव में इस आदमी के सामने घुटने टेक रहे थे। देवव्रत, आपने वास्तव में इस सीट को बहुत निराश किया है। काले वस्त्र पहने आदमी की आवाज पूरे शाही महल में गूंज रही थी, जिससे लोगों को बहुत ही अवास्तविक अनुभूति हो रही थी। अद्वितीय दबंग देवव्रत इस समय एक आज्ञाकारी बिल्ली के बच्चे की तरह थे। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की बातें सुनकर देवव्रत के माथे पर पसीना आ गया और उसने गहरे सम्मान और घबराहट के साथ कहा, हे प्रभु पवित्र दूत, कृपया अपना क्रोध शांत करें। वो 6 एक्सट्रमस सील ग्रैंड अरे वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यहां तक कि जब संरचना का आधार नष्ट हो जाता है तब भी क्षेत्र मार्ग को जोड़ना बहुत कठिन होता है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ग्रेट यान डिवाइन राजा द्वारा पीछे छोड़ी गई व्यू रचना तुम एक छोटे से क्षेत्र को कैसे समझ सकते हो? सौभाग्य से उसके वंशज सभी बेकार लोग थे, अन्यथा तुम सभी को यह भी पता नहीं होता कि तुम कैसे मरे। लेकिन मैं तर्क नहीं सुनना चाहता। यदि तुम मामले में देरी करते हो और उच्च अधिकारी दोष लगाते हैं तो विराट देसाई खिलाफ हुई परिणाम तुम जानते हो। ये शब्द सुनकर देवव्रत अनायास ही कांप उठे। पसीना बारिश की तरह टपक रहा था। हे प्रभु पवित्र दूत, कृपया निश्चिंत रहो। मैं तुरंत ही व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र मार्ग को जोड़ने के लिए आगे बढ़ूंगा। हालांकि यदि तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी बोलो, अपनी बात को कम मत करो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी घुरघुराहट के साथ कहा, हाँ हाँ, ऐसा ही है। अंशहीन दुनिया से एक अत्यंत दुर्जय शक्ति वाली महिला आई है। अधीनस्थ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। देवव्रत ने उस दिन की घटनाओं को झिझकते हुए बताया। लेकिन काले वस्त्र वाला व्यक्ति ये सुनकर चुप हो गया। काले वस्त्र वाला व्यक्ति कुछ नहीं बोला। देवव्रत ने भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। वो चुपचाप वही घुटनों के बल बैठ गया और काले वस्त्र वाले व्यक्ति का आगे की कदम का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, तुम कह रहे हो कि वो लड़की नेत्रकला जानती है? उसने तुम्हें बस एक नजर देखा और तुम उसके वश में हो गए? हाँ, ये अधीनस्थ पवित्र दूत को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। अभी और भी लोग हैं जो उस दिन की घटना के बारे में जानते हैं। ठीक है, तुमने जो कहा वो सब मैं समझ गया। मैं इस मामले को सुलझाने के तरीके सोचूंगा। सब कुछ मूल योजना के अनुसार चल रहा है। अगर इसमें फिर से देरी हुई तो तुम परिणाम जानते हो। साथ ही तुम अल्केमिस्ट एसोसिएशन को भड़काने मत जाओ। जब तक वे हमारी योजनाओं को प्रभावित नहीं करते उन्हें रहने दो। काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने ठंडी घुरघुराहट के साथ कहा, हाँ, अधीनस्थ निश्चित रूप से पवित्र दूत द्वारा निर्देशित कार्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। देवव्रत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। ठीक है, मेरे लिए इस स्थान पर लंबे समय तक रहना अनुचित है। आपको शुभकामनाएं। जैसा कि उसने कहा, काले वस्त्र वाला व्यक्ति खड़ा हो गया। वास्तव में उसके सामने एक हल्का दरवाजा दिखाई दिया। काले वस्त्र वाला व्यक्ति आगे बढ़ा
और पूरी तरह से गायब हो गया। काले वस्त्र वाले व्यक्ति को गायब होते देखकर देवव्रत ने राहत की लंबी सांस ली। उसने पाया कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे पानी से बाहर निकाला गया हो, पूरी तरह से भीगा हुआ। देवव्रत की निगाह खाली जगह की ओर गई। यह भी अनिश्चित था कि वो क्या सोच रहा था। बहुत देर बाद ही उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, विराट देसाई, अरे विराट देसाई, तुम यहां घर में एक भेड़िया लाए थे। उन्होंने भयंकर आंध दुनिया को एक मध्यम अक्रम की छोटी दुनिया में बदल दिया, लेकिन हम उनके कुत्ते बन गए। बिल्कुल नहीं, मुझे विराट देसाई के नक्शे दम पर नहीं चलना चाहिए। पवन सम्राट हमेशा सबके सामने ऊंचा और ऊंचा रहता था। कौन सोच सकता था उसका ऐसा पक्ष भी है। इसके अलावा सबसे अधिक संभावना है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पिछले पवन सम्राट विराट देसाई दिव्य क्षेत्र में नहीं चढ़े। इसके बजाय उन्हें इस रहस्यमय संगठन द्वारा नष्ट कर दिया गया था, और वर्तमान पवन सम्राट एक बार फिर विराट देसाई के समान रास्ते पर कदम रख रहा था। 3 दिन बाद आखिरकार गुप्त कक्ष से बाहर निकल आया। स्काई मैपल, संप्रदाय गुरु और बाकी लोग बहुत पहले से बाहर इंतजार कर रहे थे। ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम, हॉल हेड चंद्रकांत बहुत दिनों से नहीं मिले। इन लोगों को देखकर आरव भी भावुक हो गए। स्काई मैपल और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वे वास्तव में एक ही समय में आरव की ओर झुक गए। आरव ने जल्दी से स्काई मैपल का समर्थन किया और कहा, ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय गुरु पुरुषोत्तम, आप सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्काई मैपल ने आह भरते हुए कहा, आरव, 10 राज्य संगठन संप्रदाय केवल आपकी महान कृपा प्राप्त करके ही हमारी दांव शिक्षाओं को नष्ट होने से बचा हुआ है। मैं स्काई मैपल 10 राज्य संगठन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर के रूप में संप्रदाय को लगभग नष्ट कर दिया था। मैं वास्तव में ये नहीं सोच पा रहा हूं कि आपको कैसे धन्यवाद दूं, इसलिए मैं केवल आपको प्रणाम करने के लिए यहां आ सकता हूं। दक्षिणी क्षेत्र के 8 महान संप्रदायों में से केवल बैंगनी महल संप्रदाय और 10 राज्य संगठन संप्रदाय ही अभी बचे हुए थे। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लिए अपनी दांव शिक्षाओं को संरक्षित करने और अपने संप्रदाय को विनाश से बचाने में सक्षम होना एक चमत्कार कहा जा सकता है। आरव ने संप्रदाय के लिए बहुत कुछ किया, फिर भी संप्रदाय के पास व्यावहारिक रूप से उसे चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसे बहुत शर्मनाक बात कहा जाना चाहिए। इसलिए स्काई मैपल, संप्रदाय गुरु और बाकी लोगों ने इस पर चर्चा की और अंत में फिर भी संप्रदाय की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए आरव को एक बड़ा प्रणाम देने का फैसला किया। आरव ने असहाय होकर कहा, ग्रैंड एल्डर आरव की उम्र को कम कर रहे हैं। आप मेरे से बड़े हैं। मैं तो बस 10 राज्य संगठन का एक शिष्य हूं। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से मुझे विभिन्न बुजुर्गों और साथी प्रशिक्षुओं की देखभाल मिली है। जब संप्रदाय संकट में है तो मैं कैसे बेपरवाह होकर चुपचाप देख सकता हूं? यह मामला यहीं समाप्त होता है। ग्रैंड एल्डर को फिर से इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। अंत तक पहुंचते पहुंचते आरव का स्वर थोड़ा भारी हो गया और उसने कुछ नाखुशी प्रकट की। जब स्काई मैपल और बाकी लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई। आरव के शरीर से निकलने वाली शक्ति ने वास्तव में उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या करें। केवल अब स्काई मैपल को अचानक पता चला कि उसके सामने ये युवक पहले से ही अनजाने में एक विशाल वृक्ष बन गया था और वो संप्रदाय को हवा और बारिश से बचा सकता था। अतीत में आरव उनकी नजर में एक बेहद प्रतिभाशाली जूनियर शिष्य था। उसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी कम थी। लेकिन आज फिर से आरव को देखकर स्काई मैपल और संप्रदाय के गुरु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आरव के शरीर पर आभा वास्तव में उनकी तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। तभी अचानक आरव एक आवाज लगाई, हॉल हेड इंद्रजीत। तुरंत एक आकृति बाहर आया और आरव के सामने घुटने टेकते हुए कहा, उस समय पर अंतिम क्षण में उस शक्तिशाली बंदर को रुकने की आदेश देने के लिए धन्यवाद। ये सब सुनकर सभी चौंक गए, लेकिन इंद्रजीत किसी की नजर का भी परवाह नहीं की। उसने आगे जोड़ा, मैं जानता हूं जब आपने संप्रदाय में प्रवेश की थी मैं आपके साथ गलत की थी, लेकिन बाद में संप्रदाय आपकी अहमियत समझ गया। उस समय 3 हॉल हियरिंग के समय पिल हॉल हेड ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए कहे थे। अतीत में उनसे बहुत सारे गोली परिष्कृत करवाने की मदद मिलती थी, इसलिए एहसान चुकाने के लिए मैं हाँ भर दी थी। ये सब संप्रदाय के लिए था। हॉल हेड की बातें सुनकर आरव की आंखों से आग निकलने लगी और चिल्लाया, बलबंत भाई, अपनी स्पेशल टुकड़ी के साथ बाहर आओ। तुरंत हवा से 25 बानर प्रकट हुए। उनमें से एक बलबंत भी था। बलबंत आगे आया और झुकते हुए कहा, कृपया आदेश दे युवा मास्टर। आरव कहा, फॉर्मेशन बनाओ। इंद्रजीत की और उंगली करते हुए कहा, उसकी आभा को दबाओ। तुरंत बलबंत और बाकी 24 बंदर इंद्रजीत को घेर लिए और एक गठन बनाकर इंद्रजीत की ऊर्जा को सील कर दिए। ये सब कुछ एक पल में अचानक नहीं होता तो इंद्रजीत के विरोध पर कभी भी ये गठन नहीं बन पाता। दरअसल बलबंत अब चौथे स्तर राक्षसी जानवर स्तर में पहुंच गया था।
जो कि मध्यम चरण सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मानव योद्धा की शक्ति के साथ समान है। इस बीच आरव बलवंत को कई सारे गठन ज्ञान दी थी। उनमें से अभी की फॉर्मेशन भी एक थी। इसकी इस्तेमाल से समूह शक्ति सबसे शक्तिशाली पर्सन की ऊर्जा स्तर की एक पूर्ण ऊर्जा स्तर तक बढ़ जाती है। अभी इस समूह में सबसे शक्तिशाली बलवंत था, इसलिए गठन की शक्ति वर्तमान एक मध्यम चरण सोल सागर क्षेत्र के साथ समान था। इंद्रजीत की शक्ति बस आधे कदम सोल सागर क्षेत्र में ही था। यह सब देखकर इंद्रजीत घबरा गया और चिल्लाते हुए कहा, आरव तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी माफी मांग ली। तुम्हें इस बात को छोड़ देना चाहिए। आखिरकार मैं संप्रदाय के लिए समर्पित हूं। यह सुनकर आरव व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस बीच संप्रदाय के सभी अनुयायी भी वहां इकट्ठा हो गए थे। आरव की खामोशी को देखकर इंद्रजीत भड़क गया। उसने कहा, आरव तुम ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। मैं इस संप्रदाय की एक हॉल हेड हूं। मेरे ऊपर संप्रदाय की बहुत सी चीजें निर्भर करता है। तुम बस एक छोटा सा अनुयायी हो। सरणी के जरिए कुछ विरोधियों को क्या मार दिए। आपने आपको बहुत ज्यादा मत समझो। तुम्हारे जैसे एक दो शिष्य संप्रदाय की सर्वस्व हित के लिए बिना दो से भी मारे जाते हैं तो संप्रदाय को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब सुनकर एकत्रित शिष्य भड़क गए। संप्रदाय गुरु और स्काई मेपल बिच बचाव के लिए आगे आने वाले थे, लेकिन इंद्रजीत की गलत बातें सुनकर रुक गए। आरव आगे क्या करना चाहता है वो देखने के लिए रुक गए। एक पल बाद आरव अपनी अस्थिन से कुछ निकाला और हवा में हमारे वर्तमान आधुनिक दुनिया के जैसे एक स्क्रीन प्ले हुआ। वहां दिखा गया कि एक लड़की, जो कि दीक्षा खुद थी, एक व्यक्ति को घूर रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं इंद्रजीत था। तभी भी उसकी शक्ति सील था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। इंद्रजीत दीक्षा को घूर रहा था। देखो बदसूरत लड़की, तुम कौन हो? दक्षिणी क्षेत्र में तुम 10 राज्य संगठन संप्रदाय के एक हॉल हेड के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर दीक्षा मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ, तुम्हारा 10 राज्य संगठन बैगानी महल की हाथ खत्म होने वाला है। यह सुनते ही इंद्रजीत डर गया। इस लड़की उसे मार ना डाले। देखो लड़की, मेरा 10 राज्य संगठन कभी भी नष्ट नहीं होगा। बैगानी महल समूह मेरे संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट नहीं करेगा। मैं बैगानी महल संप्रदाय के नीचे आत्मसमर्पण कर ली है। संप्रदाय नेता ऋषिकेश ने कुछ चिन्हित लोगों जैसे उस मनहूस चंद्रकांत, पुरुषवतम और स्काईमेपल को मारने के बाद हमारे संप्रदाय को छोड़ देगा। हमें एक अधीन संप्रदाय के रूप में काम करने देगा। संप्रदाय को नष्ट करने के बजाय अधीन संप्रदाय बनना ठीक ही तो है। उस बददिमाग पुरुषवतम को इतना भी समझ नहीं है। उन सभी की मृत्यु के बाद बाकी बच्चे अनुयायियों को एकजुट करूंगा और बैगनी महल के प्रति निष्ठा के लिए मनाऊंगा। इस प्रकार ऋषिकेश मुझे नया संप्रदाय नेता बनाएगा। लेकिन पता नहीं कैसे संप्रदाय में एक रहस्यमय व्यक्ति बाहर आ गया जो हमारे प्लान पे पानी फेरने लगा। लेकिन आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो लड़की, मुझे मुक्त कर दो। मैं तुम्हें अपनी नीची शिष्या के रूप में लूंगा। 19 से 20 साल की दिख रहे हो, क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में भी हो। मेरे नीची शिष्या बन जाओ। मेरे बाद तुम अगला संप्रदाय नेता बनोगे। यह सुनकर दीक्षा उत्साहित हो गया और कहा, क्या यह सच है? इंद्रजीत कहा, हाँ बिल्कुल सच है। बंधन को मुक्त करो। फिर दीक्षा मान जाती है और इंद्रजीत की बंधन को मुक्त कर देता है। लेकिन तुरंत एक बड़ी दुर्जय शक्ति दीक्षा की तरफ बढ़ने लगी और एक पल में दीक्षा की शरीर नीचे बेजान पड़ो थी। यह देखकर इंद्रजीत एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, बदसूरत लड़की, मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं बनूंगा नया संप्रदाय नेता। मैं बनूंगा नया संप्रदाय नेता। हा। फिर स्क्रीन गायब हो जाती है। सभी लोग इंद्रजीत को घूर रहे थे। इंद्रजीत घबरा गया। उसने तुरंत कहा, आरव, अभी तुम्हारे पास शक्ति है। लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। अतीत के कुछ छोटी मोटी गलती के कारण मेरे खिलाफ साजिश मत रचो। तुम अभी भी एक बच्चा हो। तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। हट मत करो। मैं एक आधे कदम सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ हूं। संप्रदाय को मेरी जरूरत है। लेकिन तभी इंद्रजीत की बातों को बाधित करके स्काईमेपल ने उस अच्छाई के साथ आरव से पूछा, आरव, तुम्हें चित्र इकट्ठा करने वाला पत्थर कहां से मिली? ग्रैंड मास्टर मुझे ये भयंकर आंधी दुनिया से मिला। स्काईमेपल ने एक आह भरी। ये एक बहुत ही दुर्लभ पत्थर है। चित्रों यानी कि दृश्य को कैद कर सकता है और इसे एक ही बार प्रदर्शित की जा सकती है। कहा जाता है इसे दिव्य क्षेत्र में भी पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसे ऐसे ही व्यवहार करके तुमने इसे नष्ट कर दी। ये ठीक है ग्रैंड एल्डर, ये सब कुछ संप्रदाय के लिए है। आरव ने कहा, लेकिन जूनियर, तुम्हारे ऊपर हम सबका भरोसा है। तुम हमारे संप्रदाय के रक्षक हो। तुम्हारे आग्रह पर हम इंद्रजीत को मार डालते। यह सुनकर आरव की भौं सिकुड़ गई और उसने ग्रैंड एल्डर को क्षमा मांगते हुए कहा, ग्रैंड एल्डर, आपको मेरी बात क्यों सुनना है? यह सुनकर स्काईमेपल थोड़ा चकित हो गए, लेकिन खुद को संयमित करके कहा, आरव, यह इसलिए है कि आप हमारे संप्रदाय के लिए क्या नहीं किया है। आप गलत कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर आरव कहा, मैं यही कहना चाहता हूं।
कल किसी ने संप्रदाय के लिए एक दो चीजें कुछ कर लेगा और आगे फ्यूचर की एक होनहार अनुयायी को उसकी नीची मनसा के लिए मारने के लिए कहेगा, तो क्या आप उसकी अतीत की उस एक या दो सांप्रदायिक अनुदान के लिए मार डालेंगे? कुछ आपके पास है तो ये बस आपकी ही क्यों सोचते हैं? इतनी बड़ी दुनिया में कोई दूसरा भी हो सकता है जो उस सेम चीजों को जानता है, लेकिन आपका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ संप्रदाय के पास है। फिर अपनी चोरी को गलत प्रूफ करने के लिए कहा जाता है अन्यथा। इसका मतलब इस प्रकार की कार्य संप्रदाय में बहुत बार हुई होगी। फिर तो पता नहीं पहले मेरे जैसे कितने आरव के खिलाफ ऐसा साजिश रचा गया है और मार डाला गया है। फिर अच्छे प्रतिभा की संप्रदाय में आने की उम्मीद क्यों करना चाहिए? क्या पता कल बाहर संप्रदाय की जो छवि बना है उसे प्रेरित होकर कोई संप्रदाय ज्वाइन कर ले, लेकिन दूसरे दिन उसे भी किसी को संतुष्ट करने के लिए दुनिया से गायब कर दिया जाए। इसलिए संप्रदाय में पदों के हिसाब से लोगों को अधिकार ना दिया जाए। सबके ऊपर संप्रदाय के हितों को रखा जाए तो संप्रदाय ऊपर उठेगा। आरव की बातें सुनकर संप्रदाय गुरु भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस गए, लेकिन आरव के अगले वाक्य से वो भी सहमत थे, इसलिए हाँ भरी। लेकिन तभी आरव मुस्कुराते हुए कहा, संप्रदाय गुरु, ग्रैंड एल्डर, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरा संपूर्ण तथ्य और तर्क प्रदान के बाद अगर इस इंद्रजीत गलत है तो संप्रदाय को धोखा देना जैसे गंभीर गलती के लिए मृत्यु दंड दिया जाए। ये मेरा एक आग्रह है। अंतिम फैसला संप्रदाय गुरु का है। अगर हॉल हेड इंद्रजीत को मेरे इस राय को गलत साबित करने के लिए कुछ है तो वो कर सकते हैं। ये सुनकर इतने समय से चुप बैठा इंद्रजीत तुरंत आरव को आक्षेप किया और कहा है, तुम मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। वर्तमान इंद्रजीत पूरी तरह से पागल हो गया था। वो सोचा उस लड़की का नामो निशान नहीं है तो साक्षी कहां मिलेगा, इसलिए उसने आरव को साक्षी लाने के लिए कहा। तभी आरव इंद्रजीत को एक दया भरी नजर डाली और चिल्लाया, दीक्षा। ये शब्द निकलते ही एक 19 से 20 साल की लड़की सभी के सामने आई जो थोड़ा बदसूरत दिख रही थी। उसे देखकर इंद्रजीत भयभीत हो गया और चिल्लाया, तुम जीवित कैसे हो? मैंने तुम्हें अपनी हाथों से मारा था। इतना कहते ही इंद्रजीत चुप हो गया। उसको पता चल गया उसकी आवेग के कारण उसकी दोष प्रकट हो चुकी है, इसलिए वो सभी से नाम मारने के लिए विनती करने लगा। लेकिन संप्रदाय गुरु हल हेड इंद्रजीत को मृत्यु दंड सुनाया। फिर गठन के कारण एक भी ऊर्जा से रहित इंद्रजीत को आरव के हाथों से मरना पड़ा। इसे संप्रदाय में एक अच्छा वातावरण बनने लगा। अनुयायी संप्रदाय के प्रति ज्यादा समर्पित हो गए। कुछ पल बाद एक सभागृह में संप्रदाय गुरु, स्काईमेपल, ईशान, चंद्रकांत, कार्तिक, दीक्षा और आरव इकट्ठा हुए थे। वहां संप्रदाय गुरु ने आरव से पूछा, आपके विचार से भयंकर आंधी दुनिया के आक्रमण का सामना करते हुए हमें क्या करना चाहिए? तभी आरव की आगे की शब्द ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। दक्षिणी क्षेत्र की रक्षा नहीं की जा सकती, जबकि क्षेत्र के मार्ग अभी भी पूरी तरह से एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और पूरे संप्रदाय को उत्तर की ओर ले जाना चाहिए। आरव ने शांत भाव से कहा, क्या पूरे संप्रदाय को ले जाएं? लेकिन चंद्रकांत आरव के शब्दों से भयभीत हो गए। 10 राज्य संगठन के समूह ने बंगानी महल समूह की विशाल सेनाओं से लगातार 3 बार लड़ाई लड़ी और मुश्किल से उनकी पवित्र भूमि के एक टुकड़े की रक्षा करने में कामयाब रहे। अब उन्हें वास्तव में इसे त्यागना पड़ेगा। हालांकि चंद्रकांत और बाकी लोगों के आदर्श उत्तरी क्षेत्र में वापस जाने वाले थे, लेकिन वे आखिरकार दक्षिणी क्षेत्र में ही पले बढ़े थे। अचानक ये खबर सुनकर वे अभी भी कुछ हद तक अभ्यस्त महसूस कर रहे थे। हॉल हेड चंद्रकांत, बिना किसी बात के हंगामा मत करो। आरव अंत तक जो कहने जा रहे हैं उसे सुनो। संप्रदाय गुरु बहुत शांत थे क्योंकि उन्होंने चंद्रकांत को धिक्कारने के लिए आवाज उठाई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस डोमेन में 10 राज्य संगठन समुदाय पहले से ही एक अकेला द्वीप है। एक बार जब दिव्या पारगमन क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित होंगे तो 10 राज्य संगठन समुदाय सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतेगा। 10 राज्य संगठन समुदाय का रक्षात्मक सरणी केवल एक अर्ध 5वें स्तर का भव्य सरणी है। ये एक दिव्य पारगमन क्षेत्र बिजली घर के हमलों का सामना नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि ये मामला है तो आरव, तुम सबको लेके पहले उत्तर की ओर क्यों नहीं चले गए? तुम इस भूमि पर मजबूती से क्यों बने रहे? संप्रदाय गुरु ने अपना मुंह खोला और पूछा, उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख शक्तियां शायद अभी भी बंगनी महल संप्रदाय की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानती है और सोचती है कि दक्षिणी क्षेत्र का महान परिवर्तन सिर्फ अंतहीन दुनिया के आंतरिक मामले थे। भयंकर आंधी दुनिया पूरे समय खबरों को रोकती रही है। लक्ष्य भी यही था। उत्तरी क्षेत्र के लिए अब तैयारी करने में बहुत देर हो चुकी है। अगर बंगनी महल संप्रदाय दक्षिणी क्षेत्र पर शासन करता है और भयंकर आंधी दुनिया के आक्रमण के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है तो उत्तरी क्षेत्र और भी ज्यादा अप्रस्तुत हो जाएगा। उस समय भयंकर आंधी दुनिया दक्षिणी क्षेत्र को एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करेगी। अंतहीन दुनिया के पास शायद एक भी युद्ध के लिए ताकत नहीं होगी। इसके अलावा ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय गुरु
और आप सभी अभी भी बंगनी महल संप्रदाय के हाथों में थे। हम बिना सोचे समझे उत्तर की ओर कैसे बढ़ सकते थे? आरव ने समझाया। अपनी मातृभूमि को छोड़ना कठिन था। इसके अलावा स्काई मैपल और बाकी लोगों को अभी भी भयंकर आंधी दुनिया की ताकत का स्पष्ट ज्ञान नहीं था। आरव की बातें सुनकर वे फिर भी हिचकिचाते हुए बोले, क्या आपने एल्डर दयाराम को उत्तरी क्षेत्र में नहीं भेजा? जब उत्तर को खबर मिलेगी तो उन्हें तुरंत जवाबी हमला करना चाहिए, है ना? हमारा स्वतंत्र विश्व संसाधनों से भरपूर है। ताकत के मामले में हमें भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों से नहीं हारना चाहिए, है ना? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही भयंकर आंधी दुनिया में संसाधनों की कमी है, लेकिन मार्शल कलाकारों की युद्ध शक्ति बहुत शक्तिशाली है। समान श्रेणी के मार्शल कलाकार शायद उनका मुकाबला न कर सकें। आरव ने भयंकर आंधी दुनिया से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान को स्काई मैपल के लिए चुना, जिसमें दिव्य संरचना संप्रदाय द्वारा पूरे संप्रदाय के 6 दिव्य पागमन स्तर के पावर हाउसों का बलिदान करके शिक्ष एक्सट्रीम सील ग्रैंड एरे की स्थापना करने की बात भी शामिल थी। सुनने के बाद स्काई मैपल और बाकी लोगों के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। इसके अलावा भयंकर आंधी दुनिया की सबसे कांटेदार इकाई अभी भी पवन सम्राट देवव्रत ही थी। वास्तव में मुझे एल्डर दयाराम पर इतना भरोसा नहीं है कि वे उत्तरी डोमेन के दिग्गजों को मना पाएंगे। इसलिए उन पर भरोसा करना असंभव है कि वे बंगानी महल के संप्रदाय को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस समय सबसे अच्छी स्थिति यह है कि दोनों दुनिया के मार्शल कलाकार एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और बीच में अंतहीन जंगल है, आरव ने कहा। तभी स्काई मैपल और बाकी लोगों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और स्काई मैपल ने कहा, ठीक है आरव, हम आपकी बात पूरी तरह से सुनेंगे। आरव ने मना नहीं किया, सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मेरा अनुमान है कि एक दूसरे से जुड़ने वाले क्षेत्र के मार्ग में भी बस इसी आधे महीने का समय लगेगा। हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हॉल हेड चंद्रकांत, इन कुछ दिनों में आपको लोगों का एक समूह लेकर जाना चाहिए और संप्रदाय की वापसी के लिए अग्रिम दल के रूप में सबसे पहले रवाना होना चाहिए। उत्तरी डोमेन के सभी क्षेत्र मालिकों वाले स्थान हैं। जब हम पूरे संप्रदाय को स्थानांतरित करेंगे तो कुछ संघर्ष अपरिहार्य होंगे। हॉल हेड चंद्रकांत, आपके जाने के बाद सार ऊर्जा से भरपूर स्थानों को न चुने। सर्वोच्च प्राथमिकता बसने के लिए एक जगह ढूंढना है। साथ ही पहले से मौजूद लोगों के समूह को खोजने के लिए कुछ लोगों को भेजने की भी जरूरत है। आरव के लहजे में, जो थोड़ा आज्ञाकारी अंदाज में था, कुछ लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आरव के पास अब ये योग्यता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सभी जानते थे कि आरव 10 राज्य संगठन के संप्रदाय को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चंद्रकांत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुरंत जाकर शिष्यों का एक समूह चुनूंगा और इन 2 दिनों में निकल जाऊंगा। आरव ने संप्रदाय गुरु से कहा, अन्य मामलों में संप्रदाय गुरु को परेशान करना होगा। संप्रदाय गुरु ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुरंत जाकर उन्हें संभालूंगा। सभी लोग जाने ही वाले थे कि एक शिष्य थोड़ा उत्साहित होकर रिपोर्ट करने के लिए आगे आया। ग्रैंड एल्डर, संप्रदाय गुरु, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, उत्तरी क्षेत्र से समाचार वाहक आए हैं। स्काई मैपल और बाकी सभी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्साह से कहा, ओ, कौन आया? जल्दी से हमें उनसे मिलवाओ। लेकिन आरव की निगाहें झपक रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आरव के लिए उसने कभी भी उन उत्तरी क्षेत्र के संप्रदायों पर उम्मीदें नहीं लगाई। युद्ध कलाकारों की दुनिया में दूसरों पर निर्भर रहना व्यर्थ था। केवल अपनी ताकत के बल पर ही खुद को बचाया जा सकता था। लेकिन उत्तरी क्षेत्र ने इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करके वास्तव में आरव की उम्मीदों को पार कर दिया था। रुको, स्काई मैपल और बाकी लोग बस जाने की जल्दी में थे जब आरव ने उन्हें रोक दिया। क्या हुआ आरव? उत्तरी क्षेत्र से एक संदेशवाहक आया है। शायद उन्हें नजरअंदाज करना अच्छा नहीं है ना? संप्रदाय के गुरु ने कहा। लेकिन आरव ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उस शिष्य से पूछा, क्या एल्डर दयाराम उसके साथ वापस आए? वो शिष्य दंग रह गया, सिर हिलाया और बोला, नहीं, एल्डर दयाराम को नहीं देखा। कुल 3 लोग आए और कहा कि वे उत्तरी क्षेत्र के दिव्य तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं। ये नाम सुनकर ईशान सहित सभी के चेहरे बदल गए।